Hello everyone. So this is Mayank Jinwala from IIT Kanpur. So today I am going to discuss chapter Continuity and Differentiability from NCERT Exemplar. It's chapter number 5. So today we will discuss this chapter. Firstly, we will discuss some of its basics like what is about continuity and what is differentiability, and then we will move on to exercises. I think it sounds good. So let's start. पहले मैं आपको एक बेसिक ज्योमेट्रिकल मीनिंग दे देता हूँ कि कॉन्टिन्यूटी होती क्या है, डिफरेंशियबिलिटी होती क्या है। उसका मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग दे देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, मान लो कोई मेरा फंक्शन एफ एक्स है, वो ऐसे डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ऐसे कोई मेरा फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स। अब मेरा फंक्शन यहाँ पे कहीं पे भी मेरा फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है। अगर मान लो मेरा कोई फंक्शन ऐसे होता है, ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है, फिर वो ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो ब्रेक पॉइंट आ रहे हैं ना मेरे, ये वाला ब्रेक पॉइंट आ गया, ये वाला ब्रेक पॉइंट आ गया। इन ब्रेक पॉइंट्स, जब ये ब्रेक पॉइंट आते हैं तो उस ब्रेक पॉइंट्स में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। तो इन ब्रेक पॉइंट्स को डिफाइन करना इज बेसिकली माई कॉन्टिन्यूटी, मतलब समझ रहे हो। अगर मैं इन ब्रेक पॉइंट पे अपना फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ तो इन ब्रेक पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है वो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं फंक्शन। तो इन ब्रेक पॉइंट्स को ही देखना अपन कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते हैं बेसिकली। अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ, यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक पॉइंट नहीं आया, मतलब मेरा फंक्शन पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। तो अगर मेरे को अपने फंक्शन की कोई डोमेन दी गई है और उस डोमेन में मेरे को बोला गया है कि इस डोमेन में मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस, उस डोमेन में मेरे को बोला गया है कि कहीं भी मेरा पॉइंट, कहीं भी मेरा फंक्शन में ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो बेसिकली मैं बोलूंगा कि वहां पे मेरा फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है। तो ये कॉन्टिन्यूटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, और इसको आप लोग मतलब समझ लेना, क्योंकि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये कॉन्टिन्यूटी का मतलब था। अब डिफरेंशियबिलिटी पे चलते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए लेट्स से अपन लोग ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू मॉड x का। तो लेट्स से ये मेरी y एक्स एक्सिस है, फिर मैं यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x बना रहा हूँ। ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। तो ये मैंने बनाया y इक्वल टू मॉड x, ठीक। देखो y इक्वल टू मॉड x में क्या है, इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक शार्प पॉइंट आ रहा है, एक पीक टाइप की आ रही है। जब भी इस टाइप की पीक्स आती है, यहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज, जहां पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा वहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी एट सम पॉइंट ऑफ फंक्शन क्या डिफाइन करती है, उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाएंगे, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी से देखते हैं बेसिकली। दैट सिंपल। मतलब क्या है, मैं अपने फंक्शन पे किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना रहा हूँ, और उस पॉइंट पे उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा उसको हम लोग बोलते हैं, उस पॉइंट पे जो मेरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू। तो अगर जहाँ पे मेरे को टेंजेंट बनानी है, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट ही नहीं है, मतलब यहाँ पे मेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं है, तो मैं टेंजेंट किसको बनाऊंगा? टेंजेंट नहीं बनाऊंगा तो मैं डिफरेंशिएशन कैसे निकाल दूंगा बेसिकली। तो जहाँ पे भी मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, वहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और दूसरी चीज, जहाँ पे भी शार्प पॉइंट आता है, यहाँ पे मैं दो टेंजेंट बना सकता हूँ। एक टेंजेंट जाएगी ऐसे, और दूसरी टेंजेंट जाएगी ऐसे। तो अगर एक पॉइंट पे मैं दो टेंजेंट बना रहा हूँ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, उस पॉइंट की डायरेक्शन डिफाइन नहीं है कि वो वाला पॉइंट इस तरफ जा रहा है कि इस तरफ जा रहा है। मतलब उस पॉइंट के बाद मेरा कर्व कैसे जा रहा है मुझे नहीं पता। हो सकता था कि मेरा इस पॉइंट के बाद कर्व ऐसे जाता, लेकिन वो ऐसे मुड़ गया, तो वो ऐसे भी जा सकता है। तो बेसिकली इस पॉइंट पे मेरे को कर्व की डायरेक्शन नहीं पता कि वो कहाँ जाने वाला है। इसलिए बेसिकली ऐसे पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और जहां पे भी मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, वहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप समझ में आया होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें एक कोरोलरी टाइप के, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इफ माय फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट, अगर मेरा फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तब वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मतलब उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको कॉन्टिन्यूस नहीं होना। इफ माय फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज पॉसिबल कि वो कॉन्टिन्यूस हो। जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, लेकिन इस पॉइंट भी डिफरेंशिएबल नहीं है। नहीं है तो नहीं है, क्यों? क्योंकि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शार्प पॉइंट आ रहा है। शार्प पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। ऑल्दो इट इज कॉन्टिन्यूस बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, तो उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं कहलाएगा। मतलब कॉन्टिन्यूटी इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, बट डिफरेंशिएबिलिटी डज नॉट इंप्लाई कॉन्टिन्यूटी। मतलब अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, एंड ऑन द सेम लाइन मेरा फंक्शन यहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो अगर मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। बट इफ माई फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कॉन्टिन्यूस। समझ में आया? दिस इज द बेसिक क्रक्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको आई होप समझ में आया होगा आपको। और सबसे बड़ी बात, कॉन्टिन्यूटी डिफाइन करने के लिए अपन लोग को लिमिट लेनी पड़ती है, डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करने के लिए अपने को टेंशन लेनी पड़ती है उस पॉइंट पे। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन में आता हूँ कि ये होता क्या है। तो
किसी पॉइंट पे अगर मेरे को कॉन्टिन्यूटी निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा, मैं उस पॉइंट पे टेंड करूंगा। मतलब मान लो कि मैंने को एक्स इक्वल टू सी पे अपनी लिमिट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, लिमिट लूंगा एक्सटेंडिंग टू सी पे। मतलब मैं एग्जैक्टली सी पे नहीं आऊंगा, मतलब मान लो मेरा ये फंक्शन दिया हुआ है और मेरे को इस पॉइंट पे निकालनी है डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट निकाल कंटिन्यूटी निकालनी है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो मैं इस पॉइंट पे आऊंगा ऐसे, यहाँ से और यहाँ से। मैं इन दोनों जगह से इस पॉइंट पे आने की कोशिश करूंगा। मतलब मैं लूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। ठीक, मैं ये निकालूंगा, मतलब अगर ये वाला पॉइंट मेरा सी है तब। ठीक, अगर ये चीज मेरी डिफाइन हो रही है तब तो मेरा फंक्शन आई कैन से कि वो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज नहीं है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, अगर ये चीज जो है, ये चीज मेरी एफ ऑफ सी के बराबर आती है, देन आई कैन इजिली से माई फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बट अगर ये चीज मेरी एफ ऑफ सी के बराबर नहीं आ रही है तो फिर मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब दूसरी चीज, ये चीज तो अपन बोल रहे कि लिमिट ऑफ एक्स टू सी है, बट मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ। तो बेसिकली मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइन करूंगा, राइट हैंड लिमिट भी डिफाइन करूंगा। तो इस केस में मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों ही डिफाइंड होनी चाहिए। और दोनों डिफाइंड होने के बावजूद एक चीज और होनी चाहिए कि वो एफ ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लिमिट x tending to c minus should f of x should be equal to limit x tending to c plus f of x। मतलब मेरे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये एफ ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए। मतलब मैं जिस पॉइंट पे क्वांटिटी निकाल रहा हूँ उस पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टिन्यूटी को मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ। तो इस चीज को याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते डिफरेंशिएबिलिटी पे, या फिर इसमें वही सब बोला गया है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस कब होगा। जब क्या तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होगी तो मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। या फिर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है उस पॉइंट पे, तभी मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। बेसिकली उस इक्वालिटी में जिसमें तीन टर्म्स थे उसमें अगर कोई एक टर्म भी अनइक्वल हो जाता है देन मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। और मान लो उस पॉइंट पे मेरा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, मान लो मेरा फंक्शन इन्फिनिटी चला गया, तो अगर उस पॉइंट फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो फिर कॉन्टिन्यूस कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन पॉइंट्स है जहाँ पे मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। फिर ये सम फंक्शंस की क्वांटिटी दी गई है, ये आपको याद करनी है। कॉन्स्टेंट फंक्शन पूरी रियल डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, आइडेंटिटी फंक्शन भी पूरी रियल डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी पूरी रियल डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है, फिर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इसमें होता है। मतलब ये चीज आपको बेसिकली याद करनी है, सो मेमोराइज इट। फिर मैं आगे चलता हूँ क्वांटिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शंस पे। तो कंपोजिट फंक्शंस में क्या है कि मान लो मेरे को कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी एक्स। ठीक, ऐसे कोई फंक्शन दिया हुआ है मुझे, तो मेरे को क्या बोलना है, मेरे को ये बोलना है कि अगर मेरा फंक्शन, जो मेरा अंदर वाला फंक्शन है जी, दैट शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स। एंड जो मेरा बाहर वाला फंक्शन है एफ, दैट शुड बी कंटिन्यूअस एट जी ऑफ एक्स। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जी शुड बी कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन एंड एफ शुड बी कंटिन्यूअस इन द रेंज ऑफ जी एक्स। मतलब इन द रेंज ऑफ जी, मतलब जी एक्स की जो वैल्यूज आएंगी उस पर मेरा अगर एफ कॉन्टिन्यूअस है और जी मेरा हर एक्स पे कॉन्टिन्यूअस है, तब तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा एफ ऑफ जी कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज नॉट। तो दिस इज फॉर कंपोजिट फंक्शंस एंड इट इज क्वाइट इजी। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ डिफरेंशिएबिलिटी पे अब। तो डिफरेंशिएबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक, ये होती है मेरी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन। यहाँ पे वापस एच टेंडिंग टू जीरो पे एच टेंडिंग टू जीरो माइनस भी हो सकता है, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस भी हो सकता है। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोगे लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो माइनस, और अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो आप लोगे लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो प्लस बेसिकली। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है, सबसे बड़ी बात ये आती है कि इसको अगर आप जब डिफाइन करोगे, तो जो अपन लोग डिफाइन करेंगे तो अपन लोग क्या बोलेंगे, अपन लोग ये बोलेंगे कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, वैसे मैं यहाँ पे बोलूंगा कि मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी
जिसको मैं डिफाइन करूंगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो माइनस से, दैट शुड बी इक्वल टू आर एच टी, दैट शुड बी इक्वल टू, ठीक। तो इस कंडीशन में मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा जब मेरा एल और आर बराबर होगा, तभी मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल। तो इस बात को अपने को समझनी पड़ेगी कि मैं जब भी डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करता हूँ तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करता हूँ। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मेरा एच टेंडिंग टू जीरो माइनस भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब जहाँ पे मेरा एच जीरो से कम होगा, समथिंग लाइक माइनस पॉइंट जीरो 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 वन, एंड एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस भी होगा, मतलब वो जीरो से थोड़ा सा बड़ा होगा, 0.00001। बस ये ध्यान रखना है कि जब मैं एक्सटेंडिंग जीरो माइनस लूंगा उसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जब मैं एक्सटेंडिंग जीरो प्लस लूंगा उसको मैं बोलूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो ये है मेरी डिफरेंशिएबिलिटी की बात। फिर यही मैंने बोला कि इस चीज को मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ एफ डैश एक्स। जिस पॉइंट में मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है उस पॉइंट पे मैं निकालूंगा एफ डैश एक्स करके, और यहाँ पे जो एक्स आएगा वही एक्स यहाँ पे फॉर्मूले में आ रहा है, ये वाला एक्स। अगर मैं यहाँ पे एफ डैश सी कर लूंगा तो ये हो जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच। तो वैसे करके चलता है ये। इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फिर इसको डिफाइन करता हूँ एल एफ डैश सी से। फिर इसको मैं बोलता हूँ जब मैं स्टेलिंग जीरो प्लस लूंगा तो इसको मैं बोलूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और इसको मैं डिफाइन करता हूँ आर ऑफ एफ डैश सी से, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव है और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। अगर ये दोनों बराबर होंगे, फाइनल और इक्वल होंगे, तभी मेरा फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहलाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल। ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स आता है, ये अपन लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। डी ऑफ यू प्लस माइनस वी अपॉन डी एक्स, दो फंक्शन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में है तो उन दोनों का अलग से आप डेरिवेटिव निकाल दो, और उन दोनों के बीच में प्लस माइनस लगा दो जो भी साइन है। मल्टीप्लीकेशन में तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन में डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन में डेरिवेटिव। सिंपल। बाकी अगर ये डिवीजन में है तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर में क्या रहेगा, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। बाकी जिस अपन लोग पहले भी यूज कर चुके हैं, सो इट इज नॉट सच टफ। बाकी ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो अपने को बताना चाहिए, वरना फिर क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है। बेसिकली यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं जिसको अपन लोग डिराइव भी कर सकते हैं, बट दैट विल टेक टाइम, सो यू शुड मेमोराइज देम बाय हार्ट बिकॉज ये हर क्वेश्चन में काम आता है। यहाँ पे चेन रूल बताया गया है कि अगर मेरे को फंक्शन है जिसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया हुआ है तो पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। वैसे करते हैं इसको। बाकी व्हेन वी विल डू द क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अपना लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज आती है कि लॉग ऑफ एक्स वाई होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग ऑफ एक्स बाय वाई होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, ऐसे करके। और बाकी फिर यहाँ पे नीचे देखो लॉग ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन लॉग एक्स, लॉग ऑफ एक्स मतलब बी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन लॉग बी। यहाँ पे मैं बेस कुछ भी लगा सकता हूँ। फिर ये वाली कुछ प्रॉपर्टीज ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर मान लो मेरे को कोई फंक्शन डेरिवेट करना है जो इस टाइप का है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए पहले मेरे को एक्स स्क्वायर को जमीन पे लाना पड़ेगा, और एक्स स्क्वायर को जमीन पे लाने के लिए मेरे को लॉगरिथमिक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली लॉगरिथमिक डेरिवेशन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अगर मेरे को समझना है तो उसके लिए मेरे को लॉग की सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तो लर्न देम। बाकी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ये तो पता होगा अपने को। फिर सेकंड वाला डेरिवेटिव मैंने आपको बताया ही है। कोई फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर, कोई फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर, उसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टू एक्स, और इसको अगर मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा टू। तो एक बार डिफरेंशिएट किया तो टू एक्स आया। फिर इसको जब मैं वापस डिफरेंशिएट करता हूँ टू लाने के लिए, उसको मैं बोलता हूँ सेकंड डेरिवेटिव, मतलब जब मेरा कोई फंक्शन को मैं दो बार डिफरेंशिएट करता हूँ वहां पर मैं बोलता हूँ सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है। बाद में रोल्स थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम थोड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें क्या है ये भी मैं आपको से समझा देता हूँ। ये समझ लेना रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या करते हैं अपन लोग कोई फंक्शन डिफाइन लेते हैं जो ए टू बी में डोमेन है उसके, और वो पूरी रियल में डिफाइंड है। मेरे को बोला गया मेरे को कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, कंडीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेरा फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, जो भी मेरी ए बी डोमेन दी गई है उसमें मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स, और ए बी पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यहाँ पे एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। सच दैट एफ इज इक्वल टू एफ बी व्हेन ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स।
मतलब ऐसा मान लो, ठीक है। अब मेरे को पता है कि अगर मेरा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो मेरे को पता है कि इस पॉइंट पे दोनों की वैल्यू सेम है। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ ए, अगर मेरा ये पॉइंट ए है और मेरा ये पॉइंट बी है, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम है और दोनों इस पॉइंट के बराबर है। मान लो इसको मैं सम वाई बोल लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा एफ ऑफ ए भी वाई के बराबर है, एफ ऑफ बी भी वाई के बराबर है। और मेरा फंक्शन पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल ऑब्वियसली है। यहाँ पे नहीं कोई पीक आ रही है, नहीं कहीं पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, नहीं पे कहीं पे मेरा फंक्शन ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो यहाँ ये मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, और यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर भी है। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो फिर क्या बोलते हैं रोल्स थ्योरम ये बोलती है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी, मतलब ए और बी के बीच में, मतलब इस रेंज में कहीं पे कोई एक, कम से कम एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मेरा एफ डैश से जीरो होगा। और यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, आपको दिख रहा है, जो मेरा ये वाला पॉइंट है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मेरी टेंजेंट सीधी बन रही है, और मेरे को पता है जो सीधी टेंजेंट होती है उसका स्लोप जीरो होता है, स्लोप जीरो होता है। और मेरे को पता है जो मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ वो मैं स्लोप ही डिफाइन करता हूँ बेसिकली। स्लोप होता है tan थीटा, और tan जीरो इज बेसिकली जीरो। तो इस पॉइंट पे मेरा स्लोप जीरो आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे मेरा एफ डैश सी जीरो आ रहा है। तो वही रोल्स थ्योरम बोल रही है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है जो अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, और कोई दो पॉइंट पे वैल्यू बराबर है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे मेरा डिफरेंशिएशन जीरो होगा बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे जीरो हो रहा है। बेसिकली इसका ज्योमेट्रिकल मतलब ये है कि अगर मेरा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, मतलब वो कहीं अगर टूट भी नहीं रहा और वो वापस अपनी पुरानी वाली वैल्यू पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो घूम के ही आएगा। और जिस पॉइंट पे वो घूमेगा वहां पे मेरी फंक्शन के लिए जो टेंजेंट होगी वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है बेसिकली। तो ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मैं रोल्स थ्योरम लगा सकता हूँ, तो इसको याद कर लेना, बिकॉज इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं रोल्स थ्योरम पे। ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज पे ज्योमेट्रिकली रोल्स थ्योरम ensures that there is at least one point on the curve y equal to f(x) at which tangent is parallel to x axis। जैसे मैंने बताया, x axis और टेंजेंट पैरेलल है। ये अपने को बेसिकली रोल्स थ्योरम बताती है। ठीक है, तो ये तो थी मेरी रोल्स थ्योरम। ठीक, आगे चलते हैं लैग्रेंजियन पे। लैग्रेंजियन थ्योरम या मीन वैल्यू थ्योरम एक ही बात है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलएमवीटी, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक, ये होती है हमारी लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम। मतलब ये एक्चुअली रोल्स थ्योरम के बाद ही आई थी, उसी का एक काउंटर पार्ट है, अपने को पता होना चाहिए। सो देखते हैं क्या है। हमको कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसकी डोमेन वापस ए टू बी है और वो रियल में डिफाइंड है। ये कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ऑन ए बी, और डिफरेंशिएबल भी है ए बी में। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट इन सी इन ए बी सच दैट एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। मतलब मेरे को इसमें से बस वाली कंडीशन बता दी, मान लो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है, मेरे को बस वाली कंडीशन बता दी कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, वो वाली चीज नहीं है यहाँ पे। मैं नहीं बोल रहा कि मेरा फंक्शन इक्वल होना चाहिए, मैं बस दो कंडीशन रख रहा हूँ कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अगर ऐसा है, तो अगर कोई दो पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, तो जो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जहां पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस एक बराबर होना चाहिए। बस इतना सा है। अब देखो, इसको अगर मैं लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि, मतलब ऐसा मान लो कि जो मेरा ए से बी की तरफ ज्वाइन करने वाली लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों आपस में पैरेलल होगी। बस इतना ही बोल रही है मीन वैल्यू थ्योरम। उस समय क्या था, उस समय मेरा फंक्शन ऐसे था, तो मैं बोल रहा था कि मेरा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है। तो जो मेरी एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है वो स्ट्रेट लाइन थी एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसी के पैरेलल एक लाइन और हो जाएगी, तो मेरे को पता है इस लाइन का स्लोप जीरो होता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि इस लाइन का स्लोप जीरो है। अब मेरी ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ इस टाइप की होगी। तो इस लाइन के पैरेलल ही मेरी टेंजेंट वाली लाइन आ जाएगी। तो जो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप होगा वो इस लाइन का स्लोप होगा। तो बेसिकली वही मैं एलिमिटी से बोलता हूँ कि अगर कोई मेरा फंक्शन है जो मेरे को ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है और डिफरेंशिएबल दिया हुआ है, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक ऐसा पॉइंट सी जरूर आएगा जहां पे मेरा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है,
तो बेसिकली ये इसका ज्योमेट्रिकल मतलब था, इट इज पैरेलल टू सेकंड जॉइनिंग ए एंड बी, मतलब ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली सेकंड है इसको मैं सेकंड बोलता हूँ, इसके पैरेलल होगी मेरी टेंजेंट की इक्वेशन, ये टेंजेंट का डेफिनेशन जो है इसके पैरेलल होगी। सो ये बोलती है मेरी एलएनबीटी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये सॉल्व एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज नाउ। काफी सारे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन करनी है बेसिकली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो बेसिकली मेरे को इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एक्सप्लेन करनी है एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले मेरे को एफ एक्स का दिया हुआ वो मैं लिख लेता हूँ। माई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 1। ठीक, ये मुझे दिया हुआ है, मेरे को एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूटी बतानी है। तो मेरे को पता है मैं कैसे चेक करता हूँ कॉन्टिन्यूटी, एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करनी है। ठीक, तो चेक करते हैं। पहले मैं निकालूंगा राइट हैंड लिमिट आर एच एल। वो कैसे निकालता हूँ मैंने आपको बताया था, आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू, आर एच एल के लिए मिलूंगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो 1 प्लस पे मेरा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में डाल दूंगा। बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको एच के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, या फिर एक्स के फॉर्म में लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट एक्सप्लेन करने के लिए लिख देता हूँ एच के फॉर्म में। एच के फॉर्म में अगर मैं लिखूं इसको तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 प्लस, टेंडिंग टू 0 मान लो, एफ ऑफ 1 प्लस एच, 1 प्लस एच। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 प्लस होगा। ठीक है ना, एक ही बात है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं। यहाँ पे बस मैंने एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस कर दिया, और अगर मेरे को एच टेंडिंग टू 0 प्लस चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 ऐड कर दिया। ठीक है, तो बस अब मैं इसमें फंक्शन की वैल्यू डाल देता हूँ। मेरे को निकालना है फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एच पे, तो यहाँ पे 1 प्लस एच डाल दो। 1 प्लस एच का क्यूब, 1 प्लस एच क्यूब प्लस 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 1 प्लस एच का स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे, सॉरी, ऑन सॉल्विंग दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये तो मेरी आरएचएल। अब मैं एलएचएल निकालता हूँ, एलएचएल निकालता हूँ, एल एच एल। एलएचएल कैसे निकालूंगा, एलएचएल के लिए मैं लूंगा लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 माइनस एफ ऑफ, अगेन 1 प्लस एच, बस यहाँ पे एच लेस देन 0 होगा, ताकि मैं, क्योंकि मेरे को एलएचएल निकालना है। ठीक, अब मैं वापस यहाँ पे 1 प्लस एच की वैल्यू डाल दूंगा फंक्शन में। क्या हो जाएगा ये, 1 प्लस एच का क्यूब, 1 प्लस एच होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस एच स्क्वायर, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से मुझे वापस 2 मिल जाएगा। सॉल्व करके देख लेना इसको। और अब क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1 एफ ऑफ सी, जो मैं बोल रहा था। एफ ऑफ 1 क्या होगा, एफ ऑफ 1 के लिए 1 डाल दो यहाँ पे। तो जब मैं एफ ऑफ 1 में 1 डालूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1, तो बेसिकली आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 ओनली, 2 ओनली, सॉरी। सो बेसिकली मैं देख रहा हूँ कि मेरा एलएचएल, आरएचएल और एफ ऑफ 1 तीनों बराबर आ रहा है। आरएचएल भी मेरा 2 ही आया था, देख लो, आरएचएल भी मेरा 2 आया था, एलएचएल भी मेरा 2 आया है, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 आई है। तो मैंने वर्ल्ड कंडीशन सेटिस्फाई करी है ना कि एफ ऑफ सी प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू, एफ ऑफ सी इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ सी।
ये मैंने बोला था। तो मेरी एलसीएल आरसीएल और फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों बराबर है। इसका मतलब माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। सिंपल। ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंटिन्यू चेक करते हैं। आई होप समझ में आया होगा। इट वाज क्वाइट सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टू में क्या बोला है? अच्छा, इसमें 2 to 10 में हमने को कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है इंडिकेटेड पॉइंट्स पे। ठीक है, तो करते हैं अपन लोग। तो इसको अपन लोग वैसे सॉल्व करेंगे। हम लेते हैं अपन लोग 1 सेकेंड इसमें। ओके, सो डू इट दिस वे। मतलब अपन लोग दो तरीके से कर सकते हैं, क्या तो एक्स ले कर सकते हैं, क्या तो एच ले कर सकते हैं। सो मैं वही देख रहा था। ओके, सो अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को दिया हुआ है कि अगर मेरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब मेरी एफ एक्स की वैल्यू 3x + 5 है। और लेस देन 2 तो मेरी एफ एक्स की वैल्यू x² है। तो मेरे को कंटिन्यू डिस्कस करनी है इंडिकेटेड पॉइंट पर। यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट क्या हो गया? इंडिकेटेड पॉइंट इस केस में हो गया 2। मेरे को बेसिकली 2 पर चेक करना है। मैं निकालता हूँ एक्स इक्वल टू 2 पर आर की वैल्यू। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एच एल की वैल्यू मतलब एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस पे। एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस। ठीक है, टेंडिंग 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। और टेंडिंग 2 प्लस का मतलब क्या है? टेंडिंग 2 प्लस का मतलब है 2 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 2 से ज्यादा वाला कौन सा है? 3x + 5। तो बेसिकली आप यहाँ पे 2 डालोगे 3x + 5 में। तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस। और इसको अपन लोग डालेंगे 3x + 5 में। 3x, सॉरी, 3x + 5 + 5। ठीक। इसमें हम लोग डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे x = 2 डाल दो। तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 + 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11। ये तो हो गया मेरी पहली चीज। इसके बाद अब मैं निकालूंगा LHL। ये हो गया मेरा RHL। LHL निकालता हूँ अब मैं। LHL इज इक्वल टू, बस अब LHL के लिए मैं करूंगा लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। 2 माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक। इसमें वापस अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें मैं ले रहा हूँ 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये 1.999 टाइप का होगा। तो एक्स लेस देन 2 के लिए कौन सा है? ये वाला है। तो इस वाले केस में मैं ये वाली डेफिनेशन यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स। लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस x²। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 के बराबर। तो वैसे तो मुझे दिख गया है कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, क्योंकि मेरा 11 और 4 बराबर नहीं है। मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो क्योंकि यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं है, तो मेरा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज माई एलएचएल एंड आरएचएल आर नॉट इक्वल। सो माई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एलएचएल नॉट इक्वल टू आरएचएल। बाकी आप इसको एच वाले फॉर्म से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 2 + h लेके। वैसे थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये शॉर्टर वे में किया। सो अगर यहाँ पे एलसीएम और आरएचएल बराबर नहीं है, हेंस माय फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वाला चलते हैं। अब थर्ड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें मैं सारे नहीं करूंगा आई गेस, बिकॉज सेम टाइप के ही हैं। तो मैं, चलो थर्ड तो करता हूँ पहले मैं। तो थर्ड में मुझे क्या बोला है? थर्ड में वापस मुझे वही बोला है कि एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है। पहले मैं निकालूंगा एलएचएल। फर्स्टली आई विल कैलकुलेट माई एलएचएल। ओके। तो यहाँ पे तो मेरे को एच वाला फॉर्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए दिया हुआ नहीं है अलग अलग। तो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा एलएचएल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक। टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस, जब मेरा एक्स 0 के बराबर नहीं है तो मेरी एक्स डेफिनेशन क्या है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई x²। 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई x²। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? अब मैं इसको लिख दूंगा h के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h। लिमिट ऑफ h
टेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स, यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की जगह हो जाएगा, मतलब मैंने लिया था एक्स क्योंकि मेरे को एक्स लेस देन एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लिया था, एक्स 0 नहीं था। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक्स क्या है, 0 माइनस एच, मतलब 0 से थोड़ा सा कम, डिवाइड बाई 0 माइनस एच का स्क्वायर, बेसिकली मैं उसको डायरेक्टली एच स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस एच माइनस एच, तो इट इज कॉस ऑफ माइनस टू एच, माई कॉस माइनस टू एच इज इक्वल टू कॉस टू एच, इवन फंक्शन होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू एच अपॉन एच स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे एच की वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू टेंडिंग 0 माइनस से कॉस 0 होता है 1, तो बेसिकली ये हो जाएगा, नहीं अभी इसको डाल नहीं सकते आप क्योंकि नीचे 0 अपॉन 0 फॉर्म बन जाएगा, तो फिर इट विल बी एन प्रॉब्लम, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे कॉस टू एक्स वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, मेरे को पता है 1 माइनस कॉस टू एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो बेसिकली हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर। अब मेरे को दिख गया होगा, मतलब दिख ही गया होगा आपको कि यहाँ पे साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बना है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला बना है, मेरे को बना है साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 पे क्या होता है, 1 होता है, तो बेसिकली उसका स्क्वायर ये, तो ये भी 1 ही होगा, तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ गया, एलएचएल का, तो यहाँ से मेरे पास एलएचएल आ गया 2 के बराबर। ठीक है, सिमिलर वे में मैं आरएचएल कैलकुलेट करता हूँ, आरएचएल निकालता हूँ मैं, आर एच एल, आरएचएल क्या हो जाएगा, आरएचएल हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ, एफ ऑफ एक्स को लिखता हूँ, डायरेक्टली लिखता हूँ फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस कॉस टू एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगेन चेंजिंग टू एच फॉर्म, लिमिट एच टेंडिंग टू, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स समथिंग ग्रेटर देन 0, तो मैं उसको लिखता हूँ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच का स्क्वायर, तो 0 प्लस एच का स्क्वायर अपने को पता है एच का स्क्वायर ही हो गया बेसिकली। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस अगेन कॉस टू एच, 1 माइनस कॉस टू एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा, अब बस ये वापस वही वाला फॉर्म बन गया, मैं यहाँ पे एच को 0 डाल दो, मतलब 0 डालने से पहले इसको साइन स्क्वायर एच में कन्वर्ट कर लो, तो इसको वापस उसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एच, मतलब 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एच, साइन स्क्वायर एच डिवाइड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन नीचे से हो जाएगी अपनी 1, मेरे को पता है साइन एच अपॉन एच 1 होता है एच चेंजिंग 0 पे, तो ये तो हो जाएगा 1, तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, और मेरे को पता है कि x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 0 पे मेरे को आंसर दिया हुआ है 5 के बराबर, मतलब ये बात समझो कि मेरे को एलएचएल और आरएचएल तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है, एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम आ रहे हैं, वो आ रहा है 2 के बराबर, बट मेरे को एक्स इक्वल टू 0 पे की जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है उसके भी बराबर होना चाहिए, लेकिन मेरा एफ ऑफ 0 तो 5 है, वो तो 2 है नहीं बेसिकली, तो बेसिकली एलएचएल और आरएचएल तो बराबर है बट दैट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। यहाँ पे एलएचएल और आरएचएल जो है वही एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू 5 है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि माई फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 0। ठीक है, तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, समझ में आया होगा। In the similar way, I can do fourth one, so I am leaving it and I am moving on to question number fifth. ठीक है, तो फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ में अगेन वही चीज है, x नॉट इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4 पे मेरे को चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, अगेन आई विल कैलकुलेट RHL and HL and then I will see. So firstly let me calculate LHL, पहले मैं यहाँ पे LHL निकालता हूँ,
तो एलसीएम निकालते हैं पहले। एलएचएल निकालते हैं। अगेन एलएचएल कैसे निकालेंगे? लिमिट ऑफ एक्स किसमें निकालना है? 4 पे निकालना है ना। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 4 माइनस और 4 माइनस पे कौन सा है? एक्स नॉट इक्वल टू 4 वाला, मतलब ये वाला। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे मैं लूंगा मॉड ऑफ x-4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स x-4। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगेन मैं इसको h के फॉर्म में चेंज कर लूंगा। सो इट विल बिकम लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि मेरे को एलसीएम निकालना है। मॉड ऑफ एक्स क्या डाल दूंगा? एक्स डाल दूंगा 4 - h। 4 मतलब प्लस h डालूंगा ना, क्योंकि h तो नेगेटिव ही है बेसिकली। तो बेसिकली हो जाएगा 4। या फिर क्या, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर मैं 4 - h कर दूंगा। ठीक है, तो एक के बाद हो जाएगी ना। मतलब चाहे मैं h को नेगेटिव लूँ तो मैं 4 + h करूंगा, या फिर मैं h को पॉजिटिव लूंगा तो मैं 4 - h कर दूंगा। एक ही बात है। -4 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 4 - h -4। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। दिस विल कैंसिल, एंड मॉड ऑफ -h इज नथिंग बट h। मॉड मेरे को पता ही है, मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। डिवाइड बाई, दिस विल अगेन कैंसिल, -2h -2h। ठीक है, तो अब यहाँ से h और h कैंसिल हो जाएगा। h and h will cancel, and I will be getting -½ ठीक है, यहाँ से मुझे मिल रहा है -½ अब देखो, यहाँ से तो मुझे -½ मिल रहा है, बट x = 4 पे मेरी वैल्यू है 0, जबकि मुझे लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4 लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 4 माइनस पे मुझे मिल रहा है -½ तो बेसिकली मेरे को आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, पिछले में भी जरूरत नहीं थी, बस मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया था आपको। यहाँ पे मैं ऐसे देख सकता हूँ कि मेरा एलएचएल और फंक्शन की वैल्यू एट x = 4 बराबर नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सो वी नीड नॉट कैलकुलेट आरएचएल, अगर अपने को एलएचएल से समझ में आ गया कि मेरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। अगर एलएचएल और लिमिट की वैल्यू बराबर होती है तो अपने को आरएचएल भी निकालना पड़ता, क्योंकि हो सकता है कि एलएचएल और फंक्शन की वैल्यू बराबर हो, लेकिन आरएचएल की वैल्यू बराबर ना हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेरे को पहला ही मिल गया जो बराबर नहीं है, सो आई कैन से दैट माय फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, सो दिस वाज माय फिफ्थ क्वेश्चन। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 वाला भी एज इट इज वैसे ही कर लेना, या फिर लेट्स से मैं 7th वाला कर लेता हूँ, क्योंकि 6th एंड 7th आर सेम। सो लेट्स डू, okay, let me do 6th one and then I will leave 7th. सो 6th में क्या बोला है? 6th में मुझे बोला है कि एफ एक्स की वापस वो दो चीज दी हुई है, तो मेरे को एलएचएल और एचएल निकालना पड़ेगा। तो अगेन एलएचएल निकालता हूँ, एलएचएल निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा? वही लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस मॉड एक्स इंटू कॉस ऑफ 1 - x इंटू कॉस ऑफ 1 - x, नहीं 1/x, सॉरी, 1/x। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगेन मैं इसको h के फॉर्म में चेंज करूंगा, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ 0 - h, इट इज लेस देन 0 ना, दैट्स वाई, इंटू कॉस ऑफ 1/0 - h, मतलब 1/0 - h इज h -h ओनली, और cos ऑफ माइनस समथिंग इज इक्वल टू cos ऑफ प्लस, मतलब वो इवन फंक्शन है, तो मैं सीधे cos ऑफ 1/h लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा h टाइम्स cos ऑफ 1/h, h टाइम्स cos ऑफ 1/h, एंड दैट इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई, अब ये जो cos ऑफ 1/h है ये कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता है कि मेरा cos x का फंक्शन इस टाइप का होता है। तो cos ऑफ 1/0 मतलब ये cos ऑफ इन्फिनिटी हो गया। अब इन्फिनिटी पे cos की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -1 से 1 के बीच में, तो मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे क्या आएगा बेसिकली। तो बेसिकली मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज मेरा 0 इंटू कुछ नंबर है, लेकिन मेरे को पता नहीं वो नंबर क्या है, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे, क्यों? क्योंकि मैं जीरो को, क्योंकि जब भी मैं 0 से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा एलसीएल तो आ रहा है 0,
क्योंकि मेरे को पता नहीं ना कि कॉस ऑफ इन्फिनिटी क्या है, कुछ भी हो सकता है ना -1 से 1 के बीच में, लेकिन कुछ भी हो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर 0 ही आएगा। तो मेरा एलएचएल तो 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं निकालता हूँ आरएचएल। आरएचएल निकालता हूँ, वो भी सिमिलर वे में निकल जाएगा। उसमें मैं लिख दूंगा लिमिट, सीधे मैं एच के फॉर्म में लिखता हूँ, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ 0 प्लस एच, 0 प्लस एच इंटू कॉस ऑफ, अगेन 1/h ही आएगा। तो ये तो वापस वही चीज बन गई, एच इंटू कॉस ऑफ 1/h। ये तो वापस वही चीज बन गई, एच इंटू कॉस ऑफ 1/h। ठीक है, अगेन ये वही चीज है, 0 इंटू सम ऑसिलेटिंग फंक्शन, जो मुझे को नहीं पता क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा एलएचएल और आरएचएल बराबर आ रहा है, और वो 0 के बराबर आ रहा है, और मेरे को एफ ऑफ 0 भी 0 दिया हुआ है। तो बेसिकली इस केस में बोल सकता हूँ कि मेरा एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू f(0). तीनों बराबर आ रहे हैं मेरे इस क्वेश्चन में। तो चूंकि यहाँ पे मेरे तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है, देन आई कैन से वैलिडली दैट माय फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो बेसिकली ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैं बोल सकता हूँ कि मेरा फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि मेरी तीनों की वैल्यू बराबर आ रही है। यहाँ पे मैंने दोनों निकाले, क्यों? क्योंकि मेरा एक तो 0 के बराबर ही था, तो मेरे को दूसरा भी निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि कहीं दूसरा तो ऐसा नहीं है कि जो 0 के बराबर ना हो, इसलिए मैंने दोनों निकाले। तो इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। सिमिलर वे में मैं 7th भी कर लूंगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। डिफिकल्ट नहीं है, बस अपने को यहाँ पे दो डेफिनेशन पे काम करना है, एक कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पे, एक डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशन पे। तो अगर अपन ने 2 4 5 क्वेश्चन कर लिए, देन वी विल गेट इट टू बी वेरी फ्रैंक, एंड मतलब अपने को समझ में आने लगेगा, एंड देन वी कैन इजिली डू इट फर्दर। मतलब बेसिकली प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। अगर आपने 1 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, देन यू कैन इजिली गेट टू नो कि आगे वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 7 तक सॉल्व कर लिया है। 7th इज द सेम एज 6, सो आई होप दैट यू कैन सॉल्व इट। बाकी आज जो मैंने एक्सप्लेन किया है, आई होप समझ में आया होगा। सो लेट अस रैप अप दिस सेशन हियर ओनली, एंड वी विल कंटिन्यू विद फर्दर क्वेश्चंस इन आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू टिल देन।